हेलो स्टूडेंट्स, इस साल में 2020 में पहली बार आप लोगों से मिल रही हूँ। नाउ हमको बताया गया कि ये चैप्टर कराना होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दिस इज़ इन माई सिलेबस। नाउ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 का चैप्टर है। इसमें ये यूनिट 3 है एंड इसमें 20 मार्क्स है। ओके, नाउ एंड यू आर द सेकेंड बैच ऑफ 4th सेमेस्टर इन द सेकेंड साइकिल। सो लास्ट ईयर मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कराई थी बेटा। एक थ्योरी आता है इनमें से और एक प्रॉब्लम सम्स। तो जैसे हुआ था क्लास में वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड। तो ये एक्चुअली हम जो बातें बता रहे हैं ना बेटा, ये पूरा एग्ज़ाम के लिए और कैसे आप सॉल्व करोगे इसके बारे में सोच के बता रहे हैं। तो ये चैप्टर मेनली फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डोंट थिंक कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बाप रे बहुत कठिन होगा। नहीं, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं कहूँगी वैसे ही आप लोग करते जाओगे। ओके, नाउ हम लोगों को पता है कि अकाउंटिंग का 3 ब्रांचेस है। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप एकदम क्लास 11 से करते आ रहे हो बेटा। दिस इज डन, वी आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड profit and loss account and balance sheet, that is the financial accounts, and this is done for external reporting. Next is cost accounting, number 2, and cost accounting का मतलब क्या है, and this cost and the cost accounting part is following in the manufacturing business only. इस कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है ना, अकाउंटिंग करना किसका ना, कोई भी प्रोडक्ट जब तैयार होता है तो उसको कॉस्ट को कैलकुलेट करना। दैट इज़ व्हाट, इन सिंपल वर्ड्स दिस इज़ व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेबस में बहुत सारा चैप्टर्स है, आप लोग करके आ रहे हो। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, देन प्रोसेस कॉस्टिंग, then contract costing, etc. These are all under cost accounting. कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के लिए जो जो प्रोसेस का जो स्टेप्स ज़रूरत है उस हर स्टेप के लिए अकाउंटिंग किया जाता है। तो नाम से ही पता चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज़ टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कंपनी इज़ मैन्युफैक्चरिंग. Now, this cost accounting is the purpose of producing this cost accounts to for internal reporting. This is for internal reporting. Now, third branch is accounting ka, that is management accounting. Now, what is management accounting? Mainly, this is the decision making part of the or accounting decision making accounting part of the company, manufacturing business. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, फिनेंशियल रिपोर्ट्स लेता है, कॉस्ट रिपोर्ट्स लेता है, लेके एक डिसीजन मेकिंग पार्ट में लाता है इसको। नाउ ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अच्छा वन थिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है दिस इज़ अंडर एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटिंग पार्ट एंड इन योर सिलेबस क्या है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पार्ट का एक हिस्सा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट। ध्यान से एक वेरी इजीली कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद हम सम्स फॉर्मूला में देंगे, वो सम्स हो जाएगा। इट्स नॉट टू टफ, डोंट पैनिक। ओके, नाउ स्टैंडर्ड क्या होता है, व्हाट इज़ अ स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का मतलब क्या है,
सपोज देखो पास में लिखा हुआ है एक बॉक्स में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास, सपोज स्टेट बोर्ड, अपने क्लास 12 का स्टेट बोर्ड पास करके आया बेटा, तो स्टेट बोर्ड का कट ऑफ मार्क्स क्या है, पास होने का मार्क्स क्या है, 30%। क्लियर? सो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट बोर्ड बताता है कि एक सब्जेक्ट में आपको 30% मिलेगा तो आप क्वालिफाई होंगे फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्स। हर सब्जेक्ट में आपको 30% मिलेगा तो आप पास हो जाओगे, मतलब आप क्वालिफाई हो गया। 30% के नीचे आओगे तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है? सो दिस इज व्हाट, दिस 30% इज व्हाट, इट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ द वेस्ट बंगाल काउंसिल, और ICSE बोर्ड बोलो, CBSE, जितना भी बोर्ड बोलो, दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल। हमको ठीक से अदर बोर्ड का पता नहीं है बेटा, ये एक एग्जाम्पल है कि क्या है। ठीक है? तो 30% सपोज सब 12 का कट ऑफ मार्क्स इज 30% इन सब्जेक्ट, तो 30% इज द स्टैंडर्ड फिक्स्ड अप बाय द board, so that a student if gets 30% he or she will be qualified for the next standard, मतलब next undergraduate course। so इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट सपोज अब बीकॉम में, अब जो बीकॉम सेमेस्टर दे रहे हो तो हर पेपर में, सपोज हर पेपर में लिखा है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बताया गया कि 30% पर पेपर में आपको 30% रखना होगा। क्लियर? ऑनर्स बोलो, जनरल बोलो, आपको 30% रखना होगा पर पेपर में, मतलब आउट ऑफ 100 यू हैव टू स्कोर 30 सब मिला के। लेकिन जो लोग ऑनर्स पढ़ते हो बेटा, उन लोगों के लिए देखो नीचे लिखा है 40% इन एग्रीगेट, मतलब 30% एक हर पेपर में मिलना होगा, लेकिन एग्रीगेट में 40% लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। मतलब जिन लोगों को ऑनर्स है, जिन लोगों को ऑनर्स नहीं है, सिर्फ 30% मिलने से हर सब्जेक्ट में आप 4th सेमेस्टर में हो तो 5th सेमेस्टर में आप क्वालिफाई हो जाओगे। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने एक स्टैंडर्ड बनाया कि हर सेमेस्टर में आपको 30% मिलना होगा, हर पेपर में आपको 30% मार्क्स लाना होगा, और 30% मार्क्स लाने से आप क्वालिफाई हो जाओगे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है? तो अब जो ऑनर्स पढ़ रहे हो बेटा, उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि आपको हर पेपर में 30 मार्क्स लाना होगा, लेकिन 40% मार्क्स आपको एग्रीगेट में लाना होगा, सो दैट यू विल बी क्वालिफाइड इन द 5th सेमेस्टर विथ ऑनर्स। क्लियर? सो व्हाट इज दिस, ये स्टेट बोर्ड, बीकॉम, CU बीकॉम, मैंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम, दीज आर स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड अप बाय द बोर्ड्स, बाय द स्कूल्स, बाय द यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा। आपका स्कूल का भी जब पढ़ते थे लोअर क्लासेस में, तब तो एक स्टैंडर्ड होता था बेटा, इतना मार्क्स मिलने से आप पास, नहीं तो फेल। तो दिस स्टैंडर्ड इज एक्चुअली फिक्स्ड अप और मेड बाय द स्कूल ओनली। सिमिलरली सपोज हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, दिस इज रिटन हियर, सी इन द बॉक्स, माई एक्सपेक्टेशन इज 60% मार्क्स। मतलब क्या है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कॉस्टिंग में, ऑनर्स जनरल बोथ स्टूडेंट्स को बता रही हूँ कि आप लोग कॉलेज में, कॉलेज का जितना एग्ज़ाम है, आप लोग हर एग्ज़ाम में कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको 60% मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। तो आंख बंद करके आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छा स्कोर आप लोग कर पाओगे। तो व्हाट द डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड कि द डिपार्टमेंट और माई एक्सपेक्टेशन क्या है, माई स्टैंडर्ड क्या है ना, 60% मार्क्स। ओके, माई स्टैंडर्ड इज 60% मार्क्स इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखो बेटा, ये हमारा पर्सनल स्टैंडर्ड बन गया। मैं चाहती हूँ, दिस इज़ पर्सनल स्टैंडर्ड। और ये बॉक्स के एकदम ऊपर देखो बेटा क्या लिखा है, स्टेट बोर्ड के ऊपर इंस्टीट्यूशंस स्टैंडर्ड्स, मतलब इंस्टीट्यूशन का स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड 2 तरह का होता है, एक होता है इंस्टीट्यूशन का स्टैंडर्ड जो सबके लिए लागू होता है बेटा,
हर नियम के लिए, हर सेमेस्टर के लिए लागू है, हर बोर्ड के लिए लागू है, लेकिन ये माई एक्सपेक्टेशन कि, और ये है माई पर्सनल एक्सपेक्टेशन, पर्सनल स्टैंडर्ड कि एसजे मैम का एक्सपेक्टेशन क्या है ना, 60% मार्क्स इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो देखो, दो तरह का स्टैंडर्ड्स आ गया। अच्छा, अब तक शायद आप लोगों ने समझा होगा स्टैंडर्ड क्या है। नाउ थोड़ा हम लोग चैप्टर के लैंग्वेज में बोले बेटा कि स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है, दैट एक्सपेक्टेड वैल्यूज और नॉर्म्स दैट हैज़ टू बी ट्राइंग टू बी सेटिस्फाई। मतलब एक एक्सपेक्टेड वैल्यू और नॉर्म्स जिसको हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ट्राइंग टू सेटिस्फाई। मतलब जैसे माई एक्सपेक्टेशन इज 60% मार्क्स हमने लिख दिया कि 60% के नीचे जो मिलेगा वो फेल हो जाओगे। मतलब क्या हुआ, हम चाहते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए कि ये 60% आप लोगों को मिले, सो दैट यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन कैलकाटा यूनिवर्सिटी एग्जाम वेरी इजीली। ठीक, तो स्टैंडर्ड्स दो तरह का होता है, वन इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड अनदर इज पर्सनल स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशन। हमने जो बताया इंस्टीट्यूशन का स्टैंडर्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये क्या हो गया बेटा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया। उसका नाम कुछ नहीं, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है एक, और कोई खुद का कोई स्टैंडर्ड फिक्सअप हुआ तो वो बन गया पर्सनल स्टैंडर्ड। क्लियर? आप लोग बहुत स्टूडेंट्स, आप लोग बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते हो बेटा, ठीक है? तो ट्यूशन्स जो पढ़ाते हो, स्कूल का एक स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड मार्क्स रहता है, पास मार्क हम कहते हैं। सपोज स्कूल में छोटी बच्चे के लिए 40% रखा गया, 40% मार्क्स, तो वो बन गया इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। लेकिन आप चाहते हो कि वो बच्चा ठीक ठाक अच्छे तरह से पास हो जाए, तो अपने जब एग्ज़ाम लेते हो तो आप वो उस बच्चे को बता दिया कि देखो हमको 50% मार्क्स लाना है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, आप एग्ज़ाम में हम बैठने नहीं देंगे, स्कूल के एग्ज़ाम में आपको ऐसे करके पढ़ाई करना होगा। तो ये आपका बन गया पर्सनल स्टैंडर्ड, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट स्टैंडर्ड्स। उसके नीचे देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड्स आर नॉट रिलेवेंट इफ़ दे आर नॉट कंपेयर्ड विथ एक्चुअल्स। अच्छा सुनो बेटा, स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं, स्टैंडर्ड क्यों फिक्सअप करते हैं? जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आप चेक करोगे कि आपने कॉस्ट मैनेजमेंट में पास हुए कि नहीं। चेक किया फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब 30% मार्क्स के ऊपर आया कि नहीं। दूसरा क्या दिमाग में आएगा, कितना परसेंट आया, कितना ज़्यादा मिला हमको। पास मार्क तो 30 है लेकिन ज़्यादा मिला, 75 मिल गया, अरे बाबा बहुत अच्छा हुआ। तो हाउ यू से इट कि बहुत अच्छा हुआ, हमारा बहुत अच्छा मार्क्स मिला हमको, हम जो लेबर दिए हैं, हार्डवर्क किए हैं, उसका रिजल्ट हमको मिल गया। तो हाउ यू कैन से कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि यू आर कंपेयरिंग योर 75 मार्क्स विथ 30 मार्क्स स्टैंडर्ड। यस और नो? क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो कि 75 with respect to 30 marks, that is the pass mark or the standard mark of Calcutta University. So this is if there is no actual performance. Standard रहने का मतलब क्या है, आपको तो एक्चुअल आप कुछ नहीं करोगे, एग्ज़ाम में आप बैठे नहीं, तो 30% 40% स्टैंडर्ड से आपको जाता क्या है, कुछ नहीं जाता है। सो इट इज़ सेड स्टैंडर्ड तभी रेलेवेंट होगा जब वो एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाएगा। आपको सपोज 50 मार्क्स मिला, आई होप किसी को नहीं मिलेगा, कॉस्टिंग इज़ अ वेरी नाइस सब्जेक्ट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबको दिमाग में आ जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है बेटा। तो सपोज़ आपको 50% मिला, तो ऐसे मुंह लटका के घूम रहे हो, तो मैंने पूछा बेटा क्यों, आपका क्या है, रिज़ल्ट क्या है? मैम 50 मिला। सो वाई आर यू सो मोरोज्ड, क्यों आपका दिमाग मन क्यों ख़राब है? क्योंकि अब 50 मिला, आपको एक्सपेक्टेशन था शायद 65-70%, आप इसीलिए लेबर दिए थे। सो
50 तो अच्छा हो सकता है, लेकिन नहीं, आपके पीछे एक दिमाग में है कि 30% तो पास मार्क्स है, तो 30 के साथ आप कंपेयर करके बता रहे हो कि आपको 50 मिला। सो इसलिए आपका मन उदास है, ठीक नहीं है, कि अच्छा नहीं हुआ। तो अच्छा नहीं हुआ का मतलब क्या है कि आपको 30 से कंपेयर करके बता रहे हो कि 50, इसीलिए अच्छा नहीं है। समझ में आ गया बेटा? तो देखो ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड हम देखो इसके बाद लाइन पे लिखा है, ध्यान से देखो, व्हेन वी कंपेयर स्टैंडर्ड्स विथ एक्चुअल्स वी फाइंड वेरिएशंस। जब जैसे हमने बताया कि 30% तो स्टैंडर्ड है, 30% मार्क्स, आपको किसी को 75% मिला, किसी को 50 मिला, किसी को 42 मिला, किसी को 80 मिल गया कि 85 मिल गया, किसी को 26 भी मिल गया। तो ये स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये जो एक्चुअल्स है, एक्चुअल्स वैरी करता है बेटा। ऑब्वियसली एक्चुअल हर वक्त वैरी करता है, लेकिन स्टैंडर्ड फिक्स रहता है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी खिदिरपुर कॉलेज में ऑनर्स पढ़ते हो 60 स्टूडेंट्स, 4th सेमेस्टर ऑनर्स। तो क्या है, 30% तो स्टैंडर्ड है, लेकिन ये 60 स्टूडेंट्स को 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्क्स मिला है। समझ में आ रहे हो? तो एक्चुअल्स आर ऑलवेज वैरी व्हेन वी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड। कंपेयर नहीं करेंगे तो वेरिएशन का कोई बात नहीं है ना? ऐसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने रूल कर दिया, ठीक है चलो एग्जाम दो, जिसको जो मिलेगा पास फेल कोई बात नहीं, चलो उठो, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जिसको 0 मिलेगा वो भी 5th सेमेस्टर। तो इसमें वेरिएशन का क्या बात है? कोई ज़रूरत ही नहीं है वेरिएशन का। तो दिस इज़ व्हाट, तो एक्चुअल के बिना कंपैरिजन स्टैंडर्ड का कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। तो इसीलिए बताया गया स्टैंडर्ड्स आर नॉट रेलेवेंट इफ दे आर नॉट कंपेयर्ड विथ एक्चुअल्स। व्हेन वी कंपेयर स्टैंडर्ड्स विथ एक्चुअल्स वी फाइंड वेरिएशन। For example, my expectation is 60% marks in costing in internal examination and I found that कि हमारा 7 स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल 7 किसी को 65%, किसी को 50%, किसी को 45%, किसी को 72%, किसी को 80% मिला। तो हम अभी कंपेयर करने बैठे बेटा कि 60% तो मेरा एक्सपेक्टेशन था, पर्सनल एक्सपेक्टेशन, पर्सनल स्टैंडर्ड था, किसी को 65% मिला मतलब 5% ज़्यादा, +5, किसी को 50 मिला मतलब -10%, 10% कम, किसी को 45% मिला मतलब -15% कम मिला, किसी को 72% मिला मतलब +12% ज़्यादा मिला, किसी को 80% मिला मतलब बहुत अच्छा, +20% ज़्यादा मिला। तो प्लस माइनस का मतलब क्या है? वी आर कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड्स। नाउ दीज वेरिएशंस इन एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ लेस मार्क्स देन स्टैंडर्ड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू गेट मोर देन द स्टैंडर्ड मार्क्स इन फ्यूचर। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस के जब आप वेरी किए, 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, इंटरनल एग्ज़ाम में आपको 50 मिला है कि 45 मिला है, ये जो कम मिला ये स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने हिसाब किया कि कम मिला, तो आपको ये मोटिवेट करेंगे कि चलो 2 महीने बहुत अच्छी तरह से करना है, प्रैक्टिस करना है, सो दैट आई कैन गेट 70 मिनिमम 70% मार्क्स इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इतना तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? ओके। नाउ ये जो होल चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, हमको क्या करना है बेटा? स्टैंडर्ड्स दिया होगा, प्रॉब्लम सम में स्टैंडर्ड दिया होगा, हमको एक्चुअल्स कैलकुलेट करना है, ओके, एंड उसके बाद क्या होगा? एक्चुअल के स्टैंडर्ड के हिसाब से मतलब कंपेयर करना है विद द एक्चुअल्स। हम स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल्स को हम स्टैंडर्ड्स से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे वेरिएशंस आया, जैसे कि हम लास्ट स्लाइड में बोले थे मार्क्स के एग्जाम्पल में वेरिएशंस आया है, तो ये वेरिएशंस क्यों हुआ, यही हमारा काम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो 3 स्टेप है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, पूरा होल चैप्टर में। क्या?
वी हैव टू फाइंड आउट द वेरिएशंस बिटवीन द स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल्स. ओके, पहला स्टैंडर्ड्स दिया होता है, वी हैव टू फाइंड आउट, इसके बाद एक्चुअल हम कंपेयर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके वी हैव टू फाइंड आउट द variations between the standards and actuals. Okay, now there will be norms or expected values or standard values, and we perform to achieve such norms. Yes, our effort will be to achieve such norms. Say in our example, you have to achieve at least 60% in costing exam. अच्छा, नॉर्म्स का मतलब क्या है बेटा? नॉर्म्स का मतलब अलिखित, अनरिटन रूल. ये हमारा नियम है. ओके, ये हमारा इस जो मैम का नियम है, नॉर्म कहीं पर लिखा नहीं है, हम पर्सनली एक बनाया है कि 60% आपको एग्ज़ाम में अचीव करना होगा, इंटरनल एग्ज़ाम में, कॉस्टिंग में. सो दिस इज़ माई नॉर्म. After your actual performance, that is after giving examination, internal exam हो गया बेटा, अब दे चुके, उसके बाद हम क्या करेंगे? You can compare the marks actually get with 60% standard. हम क्या कर पाएंगे कि हम, आप लोग देखोगे कि कितना आप लोगों को मिला, कीपिंग इन माइंड 60% मार्क्स, क्योंकि 60 नहीं मिलेगा तो फेल हो जाओगे. फ्रॉम माई पर्सनल नॉर्म. ओके, If you get more than 60%, then it's okay. तो अच्छा है, ठीक है. But if you get less than 60% marks, you have to find out the factors. आपको 60% मार्क्स से कम मिला तो आपको फैक्टर्स को ढूंढना होगा, किस फैक्टर्स के ज़रिए आपको 60% नहीं मिला, किस फैक्टर्स के, किस कारण के लिए आपको 60% नहीं मिला, इसको तो ढूंढना होगा. क्योंकि 2 महीने बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम. तो ये फैक्टर्स को फाइंड आउट करके, उसको रिपेयर करके आप फिर से पढ़ाई करोगे तो देखोगे आराम से 60 से बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा. सो यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अनफेवरेबल सिचुएशन. आपको 60 मार्क्स से कम मिलेगा मतलब हम आपको फेल करा देंगे, तो इसका तो आप फेवरेबल नहीं हुआ, अनफेवरेबल हो गया बेटा. इसको हम क्या कहेंगे? अनफेवरेबल सिचुएशन. और 60% से ज़्यादा मिलेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? फेवरेबल. मतलब हमारे लिए बहुत फेवरेबल है, ठीक ठाक है, अच्छा है. ठीक है, तो ये हमारा काम ये होल चैप्टर में करना होगा बेटा. नाउ इन द होल चैप्टर वी हैव टू क्या क्या? नंबर 1, एस्टिमेट the expected or standard value. Number 2, find out the actual values. Number 3, compare the actuals or actual values with estimates and calculate the deviations or variations from for further analysis. तो ये 3 काम हमको ध्यान में रखना होगा. स्टैंडर्ड, उसके बाद एक्चुअल कैलकुलेशन, उसके बाद कंपैरिजन. ओके, नाउ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम बार बार बता रहा है, इट्स वेरी इजी. अब जस्ट खुद से ये सोचो कि मैम जो एग्जांपल दी है, आप लोग जो पढ़ाते हो, अभी तो लॉकडाउन सिचुएशन में शायद नहीं पढ़ा पा रहे हो, बट जो भी हो ऑनलाइन में भी पढ़ा सकते हो बेटा. तो आप सोचो, आपका पर्सनल स्टैंडर्ड है, स्टूडेंट्स का स्कूल का स्टैंडर्ड है, तो आप कैसे इसको लोगे. तो नेक्स्ट स्लाइड. come to the actual standard costing chapter. देखो, from the business point of view, budgeted और standard profit and sale, आपको तो पता है बेटा, हर कंपनी एक नए साल का शुरू करने में, मतलब कि ऑपरेटिंग जो ईयर है, टाइम पीरियड है, ऑपरेटिंग पीरियड के आगे बजट बनाता है. बजट मतलब स्टैंडर्ड बना लेते हैं बेटा, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू. बजट क्या है बेटा? फाइनेंशियल प्लान. तो बनाते हैं कि हमारा सेल्स कितना होना चाहिए इस साल, प्रॉफिट कितना % रहेगा, हो सकता है तो कॉस्ट इतना होना चाहिए. तो इसके हिसाब से सेल्स कॉस्ट इतना होगा, सेल्स इतना होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 20%, 15%, 10%, 25%, वॉट एवर हम
हमको मिल जाएगा, हमने एक स्टैंडर्ड एस्टिमेट कर लिया. दिस इज़ द बजट, बजटेड प्रॉफिट, बजटेड सेल्स, बजटेड कॉस्ट एक्सेट्रा. और इसके हिसाब से हमको ऑपरेट करना है. ठीक है, हमको ये प्रॉफिट अचीव करने के लिए हमको जितना कोशिश करना है, ट्राई करना है, हार्ड वर्क करना है, वो हम करेंगे. 1 साल के बाद, ऑपरेटिंग पीरियड के बाद, हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसको हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड और बजटेड प्रॉफिट जो था उससे एक्चुअल प्रॉफिट जो है उसको कंपेयर करेंगे. देखेंगे कि कोई वेरिएशन हो रहा है कि नहीं, पॉजिटिवली होगा, वो फेवरेबल होगा, मतलब जो बजट हमने सोचे थे प्रॉफिट का उससे ज़्यादा मिला, और कम अनफेवरेबल होगा, मतलब बजटेड प्रॉफिट से हमको कम मिला. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. सो देखो हमने क्या लिखा, प्रॉफिट कहाँ कहाँ से आता है बेटा, सेल्स एंड कॉस्ट का डिफरेंस से आता है. और कॉस्ट मतलब कॉस्ट यहाँ पर किसका कॉस्ट, ना कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट. तो कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या होता है अब तक तो आप लोग जान चुके हो बेटा. मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड और अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट. ओके, ओवरहेड का भी भाग है, फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड. तो ये कॉस्ट जो है आप लोगों को आई थिंक अच्छे तरह से पता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स. नाउ हमारी एग्जाम्पल में हमने क्या किया बेटा, देखो प्रॉफिट जो है हमने देखा कि 1 करोड़ बजटेड प्रॉफिट है. ये 1 करोड़ अच्छा कैसे आया ना, हमारा बजटेड सेल्स कितना है, 5 करोड़ होना चाहिए अगले साल में, और कॉस्ट कितना है 4 करोड़, 4 करोड़. तो हमारा ऑटोमेटिकली बजटेड प्रॉफिट सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 1 करोड़. नाउ ये कॉस्ट जो 4 करोड़ है, ये 4 करोड़ का एक डिवीजन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट में. तो डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट कितना होगा 2 करोड़, लेबर कॉस्ट कितना होगा 1 करोड़ एंड ओवरहेड कितना होगा 1 करोड़. ना ओवरहेड का भी 2 भाग है, फिक्स्ड होगा 50 लाख, वेरिएबल ओवरहेड होगा 50 लाख. सो देखो बेटा ये जो है ये देखो एक से एक पूरा लिंक है, ये सेल्स प्रॉफिट कॉस्ट सब लिंक है, कॉस्ट में भी तीनों ये लिंक्ड है, वेरिएबल ओवरहेड्स भी ये लिंक है. नाउ इफ देयर इज एनी चेंज इन एनी कॉस्ट एलिमेंट और एनी चेंज, ओके, एनी फिगर, देन इट विल एक्चुअली हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट. प्रॉफिट तो एकदम ऊपर है, नीचे से कोई भी थोड़ा वेरिएशन होगा तो प्रॉफिट के ऊपर ये असर पड़ेगा. नाउ ये जो बता रहे हैं बेटा, सपोज बजटेड सेल्स 5 करोड़ हमने सोचे थे, मतलब बजट बनाया था 5 करोड़. अच्छा सुनो एक बात बता दे, बजट और स्टैंडर्ड ये जो बिजनेस और इंडस्ट्री कंपनीज डिटरमिन करता है, एस्टिमेट करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, प्रीवियस कुछ ईयर्स का डेटा, प्रीवियस एक्सपीरियंस से ये स्टैंडर्ड और बजट बनाते हैं, कंसिडरिंग द चेंजेस इन द कॉस्ट मटेरियल्स, प्राइस ऑफ मटेरियल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ सपोज बजटेड सेल्स चेंजेस टू 4.8 करोड़, मतलब 4,80,000, 5 करोड़ नहीं हुआ, मतलब सॉरी 4 करोड़ 80 लाख, ओके, मतलब 4.8 करोड़ मतलब 0.2 करोड़, मतलब 20 लाख कम हो गया. कीपिंग अदर थिंग्स सेम, सब कुछ ठीक है, कॉस्ट जैसा जैसा है ठीक है, ओवरहेड है सब ठीक है, लेकिन सेल्स ड्रॉप हुआ. हमने जितना सेल्स सोचे थे एक्चुअली 1 साल के बाद हमने देखा कि हमारा सेल्स ड्रॉप हो गया बाई 20 lakhs. तो व्हाट वुड हैपन, सेल्स और कॉस्ट को अभी कंपेयर करो बेटा, प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा 80 lakhs, क्योंकि 20 lakhs इज डेफिसिट इन सेल्स, वो अचीव नहीं कर पाए हम लोग, मतलब कंपनी अचीव नहीं कर पाए. तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट असर किसके ऊपर पड़ा, प्रॉफिट 1 करोड़ से, एक्चुअल प्रॉफिट 1 करोड़ से घट जाएगा 20 लाख. तो जब ये होगा तब ये सोचेंगे कंपनी कि क्यों हुआ, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिक्रीज और फॉल इन सेल्स, ओके, तब ढूंढेगा.
तो स्टैंडर्ड बनाया था, सेल्स का स्टैंडर्ड हुआ था 5 करोड़, लेकिन एक्चुअल सेल्स हो गया 4 करोड़ 80 lakhs, एंड दैट्स वाई प्रॉफिट स्टैंडर्ड था 1 करोड़ विच इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सेल्स, एंड प्रॉफिट घट गया बाय 20 lakhs. तो देयर इज़ अ वेरिएशन, फेवरेबल और अनफेवरेबल. आप लोग कहोगे मैम हम प्रॉफिट तो घट गया, ऑब्वियसली अनफेवरेबल है. तो अनफेवरेबल होने से क्या करेंगे, हम फैक्टर्स को ढूंढेंगे क्यों हुआ ये, और उसको रिपेयर करने का नेक्स्ट ईयर जब फिर से हम सोचेंगे स्टैंडर्ड बनाने में, तब हम इसको कंसिडर करेंगे, देखेंगे कि वो सब फैक्टर्स कोई प्रॉब्लम ना खड़ा कर दे फिर से. नाउ सो इन दिस चैप्टर क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू मेक एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कॉस्ट्स, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. इफ़ हमने पहले जो बनाया बेटा, इफ़ स्टैंडर्ड वैल्यू इज़ लेस देन एक्चुअल वैल्यू, मतलब इफ़ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ लेस देन एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट मतलब खर्चा, ओके. स्टैंडर्ड कॉस्ट, वैल्यू मतलब कॉस्ट के बारे में हम बता रहे हैं, वही हमको निकालना होगा. इफ़ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ लेस देन एक्चुअल कॉस्ट, देन इट वुड बी अनफेवरेबल सिचुएशन, और उसको कहेंगे एडवर्स सिचुएशन. मतलब क्या, एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया बेटा, तो अनफेवरेबल और एडवर्स सिचुएशन. नेक्स्ट, इफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल कॉस्ट, हमने स्टैंडर्ड बनाया था, उससे एक्चुअल खर्चा कम हुआ, कॉस्ट कम हुआ, तो ये हमारा फेवरेबल सिचुएशन है. तो ये जो कॉस्ट है, मटेरियल लेबर जो कॉस्ट है बेटा, ये कॉस्ट क्या है ना, पूरा साल में इसका वेरिएशन होता है. प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल वेरी करता है, लेबर प्राइस भी वेरी करता है बेटा, इसीलिए ये स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल में ये वेरिएशन होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड. नाउ इस स्लाइड में देखो, हम पहले आज हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस का कुछ एग्जाम्पल दे के आप लोगों को बताऊंगी कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है. नाउ एग्जाम्पल 1 में देखो बेटा, स्टैंडर्ड दिया है कि 10 kg आउटपुट, मतलब 10 किलो एक प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड क्या क्या है, 10 किलो, मतलब ये स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 किलो बनाने में ये चाहिए. क्या है, 2 टाइप का मटेरियल है. आपको तो पता है बेटा, सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, कोई मैन्युफैक्चर होता है सिंगल टाइप का प्रोडक्ट से, होता है, होगा तो हमको बताना. ठीक है, सो मटेरियल ए, इसके साथ पानी भी लगेगा, पानी भी एक टाइप ऑफ मटेरियल हो जाएगा बेटा. ठीक है, तो हमको बताना कि सिंगल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बना, तो 2 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स है, ए एंड बी, इसका नाम दिया गया. तो 10 किलो आउटपुट माने प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल सपोज 10 किलो का एक वॉशिंग पाउडर हो सकता है, 10 किलो पैकेट. हाँ, बनाने के लिए, इसका हिसाब के लिए हमने बनाया कि 10 किलो प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड क्या है ना, इंडस्ट्री कंपनी ने स्टैंडर्ड बनाया कि प्रोडक्ट ए कितना चाहिए, 8 किलो एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़. ठीक है, और बी प्रोडक्ट, बी रॉ मटेरियल ए 8 किलो चाहिए एट द रेट ऑफ ₹6 एंड पर किलो, एंड रॉ मटेरियल बी चाहिए 4 किलोग्राम एट द रेट ऑफ ₹4 पर किलो. क्लियर. नेक्स्ट देखो, प्रोडक्शन होने के बाद कैसे हिसाब मिला आप लोगों को, हमको मिला है सपोज एक्चुअल कैसा आया ना, एक्चुअल जो हमको दे दिया गया, हम तो वॉशिंग पाउडर के बारे में बता रहे थे बेटा. सपोज 1000 किलो वॉशिंग पाउडर बना, हाँ 1000 किलो वॉशिंग पाउडर में एक्चुअली क्या क्या खर्चा हुआ ये हमको दे दिया गया. बोला है कि चलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनाओ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस करो. हमको 2 फिगर्स, स्टैंडर्ड दिया गया 10 किलो फिनिश प्रोडक्ट के हिसाब से, और एक्चुअल दिया गया 1000 किलो फिनिश प्रोडक्ट के हिसाब से. एक्चुअली तो रॉ मटेरियल ए 1000 किलो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल ए कितना चाहिए लगा था,
एक्चुअली स्पेंड हुआ था रॉ मटेरियल ए के लिए कितना ना 750 किलोग्राम, 750 किलोग्राम एट द रेट ऑफ ₹7 पर किलो। एंड रॉ मटेरियल बी कितना लगा था 500 किलोग्राम एट द रेट ऑफ ₹5 पर किलो। तो हम लोग तो प्रॉब्लम में पड़ गए, हम कैसे इसको एनालिसिस करेंगे। स्टैंडर्ड दिया है 10 किलो ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट और आउटपुट, एक्चुअल दिया है 1000 किलो ऑफ आउटपुट, तो हम कैसे इसको स्टैंडर्ड को हम कंपेयर करेंगे। देखो बेटा, कंपैरिजन तभी होता है जब कंपेयर मतलब कि दोनों चीज़ में कोई भी दोनों मार्क्स हो, दोनों ये में कंपैरिजन तभी होता है जब उसका सेम टाइप सेम नेचर का होगा, इसके साथ ही कंपैरिजन होगा। एक लड़की के साथ दूसरा लड़की विथ सेम एजेड हम कंपेयर कर सकते हैं, सेम क्लास में पढ़ते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक लड़के के साथ एक लड़की का कंपैरिजन नहीं कर पाते। एक क्लास 12 का लड़की का जो मार्क्स मिला है, हम क्लास 12 के में मैथ्स का जो मार्क्स मिला है, हम क्लास 10 का उसका जो बहन है क्लास 10 में जो मार्क्स मिला मैथ्स का, उसके साथ हम कंपेयर नहीं कर पाते क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी स्टैंडर्ड जो आया बेटा, स्टैंडर्ड जो और बजटेड जो रॉ मटेरियल्स का जो कॉस्ट दिया है वो 10 किलो ऑफ आउटपुट के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल हमको क्या मिला 1000 किलो ऑफ आउटपुट के हिसाब से। तो देखो एक चीज़ हमने साइड में एक नोट लिखे बेटा, फॉर कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आउटपुट क्या करना है, वी अंटिल व्हेन हम लोग ये कंपेयर नहीं कर पाएंगे जब तक इस दोनों आउटपुट को सेम कर दे, until when they are equal, जब तक ये सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन दिस केस कंपैरिजन कैन नॉट बी पॉसिबल एज दे आर डिफरेंट। ऑलवेज स्टैंडर्ड इज टू बी चेंज्ड एज पर एक्चुअल और कन्वर्टेड एज पर एक्चुअल। देखो आप लोगों का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो केजीज लिखा है बेटा, आउटपुट का जो केजी है वो टोटली डिफरेंट। ये फिनिश प्रोडक्ट 10 किलो का जगह अब सोच लो कि 10 आइटम बना पाएंगे, 10 पीसेस। एक्चुअल 1000 के केजी के जगह सोच लो कि 1000 पीसेस बना है। तो कन्फ्यूजन मत हो। तो हमने क्या किया, एक टेबल बनाया। हम स्टैंडर्ड क्या है 10 किलो है, चलो इसको 1000 किलो में कन्वर्ट कर दे तो झमेला ख़त्म। हम लोग यही करेंगे, जब स्टैंडर्ड दिया होगा एक्चुअल दिया होगा, एक्चुअल के हिसाब से हमको स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करना होगा। देखो ये चार्ट में पहला हमने रॉ मटेरियल्स ए एंड बी लिखे, उसके बाद एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड रेट का एक कॉलम बनाया बेटा। उसके बाद एपी मतलब एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल रेट का एक कॉलम बनाया। उसके बाद एक्यू एक्चुअल क्वांटिटी का एक कॉलम बनाया। उसके बाद एसक्यू मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का एक कॉलम बनाया, और बाद में जो आरएसक्यू है वो बाद में हम बोलेंगे, ठीक है, वो क्या है। और ऊपर देखो एक लिखा है कि ए क्यू से लेके आर एस क्यू तक हम क्या लिखे बेटा, 1000 किलोग्राम आउटपुट, और सोच लो ना 1000 पीसेस ऑफ आउटपुट और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, वो पूरा अलग है। 1000 किलो वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए हमारा एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना लगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना लगा। तो देखो बेटा, पहले स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड प्राइस ए बी का क्या रहा, ऊपर से देख लो। ए का रॉ मटेरियल ए का लगा है 6 रुपीज़ एंड बी के लगा कितना, पर यूनिट। रेट या प्राइस हर वक्त पर यूनिट ही होगा, ओके, पर किलो व पर यूनिट क्या है 4 रुपीज़। उसके बाद एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल रेट ऑफ द रॉ मटेरियल सी एंड बी। एक्चुअली कितना खर्चा हुआ देखो बेटा, ए के लिए 7 रुपया पर किलो एंड बी के लिए 5 रुपया पर किलो। तो ये स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल प्राइस में आप डिफरेंस देख सकते हो, देख रहे हो। स्टैंडर्ड ए रॉ मटेरियल ए का था 6
और एक्चुअली कितना खर्चा हुआ, 1-1 किलो का 7, मतलब 1 रुपया करके ज़्यादा खर्चा हुआ बेटा, ज़्यादा। मतलब आप इसमें इस चार्ट से ही पता चलेगा आपको कितना, कि ये तो अनफेवरेबल सिचुएशन हो गया फॉर रॉ मटेरियल ए, क्योंकि 6 रुपया हमने सोचे थे खर्चा, लेकिन हो गया 7 रुपया। नीचे देखो बी का क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस हमने सोचे थे कि पर किलो ऑफ रॉ मटेरियल बी ₹4, लेकिन एक्चुअली पर किलो ऑफ रॉ मटेरियल बी ₹5 हो गया। यहाँ पर भी एक्चुअल खर्चा 1 रुपया करके बढ़ गया, ये भी अनफेवरेबल सिचुएशन। सो देखो बेटा, प्राइस में जो हम देख रहे हैं ए बी मिला के, हमारा खर्चा तो एक्चुअल प्राइस ज़्यादा हो गया, तो दोनों में ही अनफेवरेबल सिचुएशन। तो ये चार्ट में ही आप देख सकते हो कि प्राइस जो वेरी किया, प्राइस वेरिएंस क्या हुआ, अनफेवरेबल रहा। गेट माई पॉइंट। नाउ कम्स टू एक्चुअल क्वांटिटी। 1000 किलो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी क्या लगा, 750 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड 500 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल बी। अच्छा है, चलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम देखते हैं कि हमने क्या बजट सोचे थे कि रॉ मटेरियल ए 1000 किलो आउटपुट के लिए रॉ मटेरियल ए कितना चाहिए, 800 किलो रखे थे मैंने स्टैंडर्ड, और रॉ मटेरियल बी के लिए कितना, 400 किलो ऑफ रॉ मटेरियल बी। अच्छा, एक बात बता दी आपको बेटा, इसमें ये 800 कहाँ से आया मैम, 800 कहाँ से आया, 10 किलो के लिए 8 किलोग्राम रॉ मटेरियल ए स्टैंडर्ड था क्या, 10 किलो के लिए 8 किलोग्राम, तो 1000 किलो के लिए कितना होगा, 800 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। 10 किलो प्रोडक्ट के लिए, 10 किलो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल ए 8 किलो की ज़रूरत थी, लेकिन तो 1000 किलो एक्चुअल, जो 1000 किलो हमने बनाया, 1000 किलो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया, तो इसके लिए कितना होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8। समझ में आ गया, यूनिटरी मेथड बेटा। तो 10 किलो रॉ मटेरियल, 10 किलो फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल ए चाहिए 8 किलो, 1000 किलो फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल ए चाहिए 800 किलो, दैट इज़ 1000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8, आ गया 800। ठीक उसी तरह 10 किलो ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल बी चाहिए था 4 किलो, 1000 किलो फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल बी चाहिए लगा है, रॉ मटेरियल बी कितना लगा ना, 1000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, मतलब 400 kilograms. Now come to the point, actual quantity and standard quantity, मतलब actual usage और standard. एक्चुअली हमारा रॉ मटेरियल लगा कितना 750, लेकिन हम स्टैंडर्ड कितना बनाया था 800, तो कम लगा, कम खर्चा हुआ, मतलब हम फेवरेबल सिचुएशन में है बेटा. बी रॉ मटेरियल हमने स्टैंडर्ड बनाया था 400, लेकिन लगा कितना, एक्चुअली खर्चा कितना हुआ 500 किलोग्राम. तो देखो ज़्यादा खर्चा हो गया, तो बी के लिए ये अनफेवरेबल है. तो देखो ये चार्ट से ही पता चलता है कि प्राइस का वेरिएंस कैसा होगा, क्वांटिटी का वेरिएंस कैसा होगा फॉर बोथ ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी. ओके बेटा. नाउ यहाँ पर छोटा करके सब लिखा है, देखो CV मतलब कॉस्ट वेरिएंस, SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल AP मतलब एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल रेट, AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, RSQ मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी. अच्छा बेटा, अब आओ, अब तक तो इतना कुछ समझे हो. जो समझ में नहीं आएगा बेटा, हमको एक मिस्ड कॉल देना, हम समझा देंगे उसको. ठीक है. अच्छा सुनो, तो RSQ, अच्छा टोटल करो. तो एक्चुअली तो हमको दोनों रॉ मटेरियल्स को लेके तो हमको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है, तो एक्चुअल क्वांटिटी AB मिला के कितना लगा 1250.
स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगा 1200 किलोग्राम ऑफ ए बी मिला के। अच्छा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये क्या है बेटा? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है ना, हमारा एक्चुअल के हिसाब से स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था, वो एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ होने के बाद ही हम निकल पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। ध्यान में रखो, एक्चुअल यूसेज ऑफ ए एंड बी रॉ मटेरियल्स के हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था। क्लियर? वो एक्चुअल यूसेज व एक्चुअल क्वांटिटी जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये रिवाइज्ड क्वांटिटी को, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो बेटा, हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो कितना था? 8 किलो 4 किलो, 10 किलो बनाने के लिए, वो सब छोड़ो, 10 किलो। स्टैंडर्ड क्या था? 8 किलो इज टू 4 किलो, दैट इज बिटवीन ए एंड बी, 2:1 रेशियो। ठीक है, तो देखो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी खर्चा कितना हुआ? 1225 किलो ऑफ ए एंड बी मिला के। तो ये RSQ में आप टोटल में 1250 किलो लिख दिया, 1250 किलो। तो हमारा स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था? सो दैट द टोटल ऑफ ए एंड बी रॉ मटेरियल विल कम टू 1250, क्योंकि हम बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं बेटा कि एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होना चाहिए था और कितना होगा, ये है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो 1250 को हमने 2:1 में रेशियो में भाग किया। 2:1 क्या हुआ? 12, नीचे देखो लाल कलर रेड इंक से लिखा है 1250 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 होगा, इंटू 2 आ गया 833 किलोग्राम ऑफ ए। नेक्स्ट क्या है? 417 कैसे आया बेटा? 1250 मतलब एक्चुअल डिवाइडेड बाई 3, ये 3 होगा, इंटू 1 मतलब 470 किलोग्राम्स ऑफ बी। क्लियर? तो इतना तक आप लोग सुन चुके, समझ भी सीख चुके बेटा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ हमको मिस्ड कॉल देना, हम व्हाट्सएप करना, हम समझा देंगे। ओके, नाउ आपने जो चार्ट देखे, और ये एक काम करना, हमने जो ये प्रॉब्लम एग्जाम्पल बता रहे हैं बेटा, ये ध्यान से आप जॉट डाउन कर लेना, खाता में लिख लेना, ऊपर हेडिंग देना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम जितना साम्स कराएंगे सब खाता में होना चाहिए। क्लियर? तो देखो वो जो चार्ट हमने बनाया, आप खाता में बना चुके, तो चार्ट में हमको क्या करना है बेटा? हम कंपेयर करेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमको कितना मिला, उनमें से एक्चुअल कॉस्ट को हम कंपेयर करेंगे। और हमने बताया कि कोई भी सिंगल प्रोडक्ट ये एक सिंगल रॉ मटेरियल से नहीं बनता है फैक्ट्री में। सो हम यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल में 2 रॉ मटेरियल्स है, ए एंड बी। तो CV मतलब कॉस्ट वेरिएंस हम निकाल रहे हैं टोटल कॉस्ट का। क्या टोटल कॉस्ट? स्टैंडर्ड कॉस्ट हम निकालेंगे। कैसे बेटा? देखो कि ए का कितना 1000, और कीप इन माइंड हम किसका निकालेंगे ना, जो एक्चुअल फिनिश्ड प्रोडक्ट बना उसके हिसाब से हम बना रहे हैं ये। तो 800 किलोग्राम इंटू ₹6 पर किलोग्राम जो दिया है, कितना आया वो हम बाद में देखेंगे। ए के नीचे ठीक जैसे मैं लिखी हूँ वैसे ही लिखना, यही ऐसे ही करके हम सॉल्व करेंगे हर साम्स। बी कितना लगा ना, बी 400 किलोग्राम स्टैंडर्ड दिया हुआ था, इंटू ₹4, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है ₹4। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमको मिल गया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम कैसे निकालें बेटा? स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, हमारा स्टैंडर्ड का हिसाब हो गया खर्चा। नाउ एक्चुअल कॉस्ट AC, एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ए का कितना वो खर्चा हुआ एक्चुअली रॉ मटेरियल ए 750 किलोग्राम, एंड उसका एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट कितना रहा ना ₹7। तो 750 इंटू 7 हुआ बेटा एक्चुअल, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए।
मटेरियल बी में क्या एक्चुअली खर्चा हुआ 500 किलोग्राम एंड द रेट इज़ व्हाट हाउ मच ना ₹5 पर किलोग्राम. सो मटेरियल बी का एक्चुअल खर्चा कितना हुआ ना 500 किलोग्राम इंटू ₹5. तो देखो ये एक्चुअल कॉस्ट जो बना दैट इज़ एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, मतलब पर यूनिट प्राइस. प्राइस मतलब हर वक्त ध्यान में रखो प्राइस या रेट कहा जाएगा पर यूनिट के हिसाब से. तो नेक्स्ट स्टेप देखो, ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है ऑफ मटेरियल ए इज़ 4800 रुपीज़ एंड बी का मटेरियल बी का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 1600 रुपीज़. हाँ, उसके साथ एक्चुअल का कंपेयर करो. Actual price of material A is 5250 rupees and actual price of material B is 2500 rupees. ठीक है, तो हमको तो ओवरऑल हमको तो मटेरियल वाइज स्टैंडर्ड नहीं निकालना है, सॉरी वेरिएशन नहीं निकालना है, हमको तो ओवरऑल टोटल वेरिएशन निकालना है. कितना हो सकता है 5, 6, 7 रॉ मटेरियल्स लगा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो सबका अलग अलग करेंगे नहीं, सब एक साथ ही हम निकालेंगे कितना वेरिएशन हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट का कितना रुपया वेरी हुआ. तो देखो बेटा, हम स्टैंडर्ड कॉस्ट ए बी को टोटल करके हमारा आया 6400 रुपीज़ एंड एक्चुअल कॉस्ट ए बी मटेरियल ए बी का एक्चुअल कॉस्ट टोटल करके हमको आया 7750 रुपीज़. तो ध्यान से इस फिगर्स को देखो, हमने रुपीज़ नहीं लिखा, नहीं लिखने भी से भी चलेगा, अब लिख भी सकते हो. ठीक है ना, ध्यान से लिखो. देखो बेटा, ध्यान से क्या देखो ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट 6400 रुपीज़ कॉस्ट है, ये ध्यान में रखो, कॉस्ट खर्चा. और एक्चुअल कितना आया 7750 रुपीज़, मतलब 1350 रुपया ज़्यादा खर्चा हो गया मटेरियल ए एंड बी में. हमने सोचे थे कि मटेरियल 1000 यूनिट ऑफ 1000 किलो ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा स्टैंडर्ड सोच के रखा था कि एकदम शुरू में ही तैयार हुआ था कि 6400 रुपीज़ खर्चा होगा, लेकिन हो गया 7550, मतलब 1350 ज़्यादा, मतलब अनफेवरेबल सिचुएशन. ये जो आया हमारा वेरिएशन, ये क्या आया अनफेवरेबल और एडवर्स, क्योंकि इसका जो एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज हुआ कितना बाई ₹1350. खर्चा बढ़ जाएगा, उसका मतलब क्या है बेटा, इट इज़ अ लॉस टू द कंपनी. तो हम कंपनी अब ढूंढेगा क्यों हुआ ये खर्चा, क्यों बढ़ा, तो ये परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर चला जाएगा पूरा, क्यों खर्चा हुआ. परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा कि क्यों, कौन, कहाँ, किस पॉइंट ऑफ टाइम में ये खर्चा हुआ, पॉइंट ऑफ ऑपरेशन में ये खर्चा बढ़ गया. ठीक है, तो देखो एनालिसिस कैसे किया जाता है. 1350 इज़ द एडवर्स सिचुएशन बना, स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस बना कितना 1350, अनफेवरेबल और एडवर्स. तो देखो हमने इसको 2 भाग किए, जैसे चार्ट में देखो बेटा, एक प्राइस, दोनों स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस पास पास रखे. हम दिखा रहे थे कि एक्चुअल प्राइस मतलब एक्चुअल रेट पर यूनिट रॉ मटेरियल का रेट बढ़ा हुआ था, इंक्रीज्ड हुआ था. ठीक उसी तरह ए का कितना था एक्चुअल प्राइस है ए का ₹7 पर यूनिट और पर किलो, एंड बी का है ₹5 पर किलो. नाउ यहाँ पर देखो जो भाग हुआ पी मतलब प्राइस वेरिएंस एक्चुअल था ए का ₹7 और स्टैंडर्ड कितना था ए का ₹6. तो स्टैंडर्ड से ए का एक्चुअल प्राइस कितना है ₹1 ज़्यादा. देखो रेड इंक से लिखा है 6 - 7 = -1. ये जो -1 रुपी पी मतलब पी के नीचे जो लिखे बेटा A = 750 × -1, मतलब
एक्चुअल क्वांटिटी कितना हुआ था, एक्चुअल क्वांटिटी लगा था मटेरियल ए का 750 किलोग्राम, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किए -1, मतलब जो ज़्यादा खर्चा हुआ है हमारा। क्लियर? एक्चुअली तो कितना आ गया 750 रुपीज़। वो क्या है, अनफेवरेबल है, क्योंकि ये मटेरियल ए का ज़्यादा 1 रुपया खर्चा हुआ, दैट मीन्स 750 अनफेवरेबल। ठीक उसी तरह बी, मटेरियल बी का देखो बेटा, कितना क्वांटिटी उसका खर्चा हुआ था 500 किलोग्राम, और इसका एक्चुअल प्राइस कितना था 5 रुपया, लेकिन स्टैंडर्ड कितना ठीक हुआ था 4 रुपया। तो यहाँ पर भी 1 रुपया ज़्यादा एक्चुअली पर यूनिट खर्चा हुआ। तो 500 किलोग्राम इसका ज़रूरत थी, ज़रूरत मतलब खर्चा हुआ, लेकिन ज़्यादा पैसा लगा, कितना ना, मल्टीप्लाइड बाय -1, तो मतलब मल्टीप्लाइड बाय ₹1, तो कितना अनफेवरेबल ये भी हुआ, 500 रुपया ज़्यादा खर्चा हो गया। तो देखो हम जब प्राइस का वेरिएंस निकालेंगे, मतलब प्राइस का वेरिएंस मतलब हम आपका जो चार्ट बनाया, उस चार्ट में देखो मटेरियल ए का 1 रुपया ज़्यादा लगा, मटेरियल बी का भी 1 रुपया ज़्यादा लगा। तो प्राइस के हिसाब से कितना खर्चा लगा, कितना खर्चा ज़्यादा हुआ, 750 मटेरियल ए एंड 500 मटेरियल बी। तो दोनों मिला के 1250 रुपया ज़्यादा हमारा खर्चा हो गया। क्लियर? ठीक, एनालिसिस हम कर रहे हैं बेटा, प्राइस का ज़्यादा होने से 1250 रुपया ज़्यादा खर्चा हुआ, ये फर्स्ट एनालिसिस हमने कर चुके। ठीक है जे, मटेरियल ए एंड बी का पर यूनिट प्राइस और रेट ज़्यादा है, 1 रुपया करके ज़्यादा है, इसीलिए इसका खर्चा, तो प्राइस ज़्यादा होने से स्टैंडर्ड के हिसाब से ये खर्चा जो 1350 जो ज़्यादा खर्चा हुआ, लॉस हुआ बिजनेस का, इनमें से 1250 है प्राइस का वेरिएंस के लिए। और प्राइस का वेरिएंस क्या है, अनफेवरेबल, मतलब ज़्यादा हुआ, ज़्यादा खर्चा हुआ, ज़्यादा था प्राइस स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, और रह गया 100 रुपया। 1250 में से 1250 का तो 1350 जो आया कॉस्ट वेरिएंस, उनमें से 1250 का तो हिसाब मिल गया हमको, क्यों हुआ प्राइस वेरिएंस के लिए। अभी देखेंगे 100 रुपया ज़्यादा खर्चा कहाँ हुआ, क्यों घटा हुआ, इतना घट गया। तो हम क्यू लिखे हैं बेटा, देखो इसको कहते हैं क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी वेरिएंस हम निकालेंगे कैसे ना। अब पहले ये चार्ट देखो बेटा, चार्ट जो बनाया, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए इज 750 एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए इज 800। पहले हमने बताया था कि 800 किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल ए, लेकिन कितना लगा, ज़रूरत कितना हुआ मटेरियल ए का 750, तो ये तो फेवरेबल सिचुएशन, मतलब 50 किलो हमारा कम लगा, तो ये तो अच्छी बात है ना। पहले प्रॉब्लम कहाँ हुआ, तो देखेंगे बी का क्या हाल है ना। बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था 400, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी मैंने खतला कितना लगा, मैंने प्रोडक्शन के टाइम 500, मतलब 100 किलोग्राम बी का ज़्यादा, मैंने 100 किलोग्राम बी का ज़्यादा खर्चा हो गया बेटा प्रोडक्शन में, तो ये तो अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो अभी अब चले जाओ, ये जो स्लाइड है नंबर 6, वहाँ पर देखो हम जो एग्जाम्पल में दे रहे थे, तो क्यू के अंदर देखो ए इज इक्वल टू ₹6। क्यों ₹6? क्योंकि ₹6 इज द स्टैंडर्ड प्राइस, वो तो फिक्स है बेटा, स्टैंडर्ड प्राइस वो तो फिक्स है, वो तो वेरी नहीं होगा। हाँ, स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से हम देखेंगे कितना ज़्यादा लगा, तो देख रहे ए का ज़्यादा 50 जो किलोग्राम हमारा कम लगा, कैसे, 800 माइनस 750, कम खर्चा हुआ है। ठीक है, इसीलिए 300 हमारा क्या है, फेवरेबल। ध्यान में रखो, प्लस साइन का मतलब फेवरेबल, माइनस साइन का मतलब अनफेवरेबल और एडवर्स। बी का देखो स्टैंडर्ड पर यूनिट प्राइस क्या था, ₹4, और ज़्यादा खर्चा हुआ मतलब 400। हम जानते हैं बेटा स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल,
हर वक्त कैसे होता है हिसाब, स्टैंडर्ड तो हम लोग पहले बनाते हैं इसलिए उसको पहले बिठाते हैं बेटा, ठीक है, और एक्चुअल तो बाद में आता है इसके लिए एक्चुअल को बाद में बिठाते हैं। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, बी का स्टैंडर्ड मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 400 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 500 इक्वल्स टू माइनस 100, ज़्यादा खर्चा हुआ और उसका स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4। तो ये ₹400 इज़ द अनफेवरेबल और एडवर्स। तो देखो ए का ₹300 फेवरेबल और मटेरियल बी का ₹400 अनफेवरेबल और एडवर्स। तो फेवरेबल 300, एडवर्स 400, तो आप उसको एडजस्ट करके कितना रह जाता है बेटा 100 एडवर्स, ठीक है। तो देखो ये जो एनालिसिस है 1350 जो खर्चा ज़्यादा हुआ है इनमें से 1250 ड्यू टू प्राइस वेरिएंस एंड ₹100 ड्यू टू क्वांटिटी वेरिएंस। वेरिएंस माने डिफरेंस स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के ऊपर। तो एक काम मैम आप क्वेश्चन करो कि मैम क्वांटिटी में हमने ₹6 ₹4 मतलब स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लिए, क्यों हम एक्चुअल प्राइस नहीं लिए। मेरा लॉजिक क्या है बेटा ना, स्टैंडर्ड प्राइस ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 6, क्यों लिया बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड तो फिक्स्ड होता है, वो पूरा साल में हम चेंज नहीं कर पाते, और हम एक्चुअल ले तो एक्चुअल तो वेरी करता है। ध्यान में रखो आप जो प्राइस यहाँ पर क्वांटिटी वेरिएंस निकाल रहे हो तो क्वांटिटी वेरिएंस के ऊपर ध्यान दो, बाकी जो फैक्टर्स है उसको फिक्स्ड रखो, स्टेबल रखो। मतलब स्टैंडर्ड प्राइस इसीलिए हमने ली कि पूरा साल ये स्टेबल था। एक्चुअल लेते तो एक्चुअल आज की कुछ दाम है कल कुछ दाम है, इतना वेरिएशन करना संभव नहीं है, इसीलिए स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड, इसीलिए स्टैंडर्ड प्राइस लिया। लेकिन क्वांटिटी में वेरिएशन दिखाया बेटा, 800 स्टैंडर्ड था तो 750 हुआ ए के लिए, बी के लिए 400 स्टैंडर्ड था तो 500 खर्चा हुआ। तो इसका वेरिएशन जब लेते हैं तो बाकी जो फैक्टर है मतलब प्राइस उसको हमने स्टेबल रखा। दैट मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ ए इज 6 एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ बी इज 4, ये स्टेबल है। ठीक उसी तरह उस लॉजिक के ऊपर बेस करके जब हम प्राइस वेरिएंस निकल रहे हैं पी देखो बेटा, तो यहाँ पर मैम आपने 750 मतलब एक्चुअल क्वांटिटी लिया ए मटेरियल का, बी मटेरियल का 500 लिया एक्चुअल। तो देखो यहाँ पर प्राइस वेरी कर रहा है, तो एक्चुअल जितना खर्चा हुआ है वही तो हम लेंगे, हम स्टैंडर्ड क्यों लेंगे। ये लॉजिक देखो, एक्चुअल जो खर्चा हो गया वही तो हम लेंगे, ठीक है। हम उसको फिक्स्ड रखे, स्टेबल रखे, हम जस्ट प्राइस का वेरिएंस दिखाया। ए मटेरियल ए का 6 and 7 का वेरिएशन एंड मटेरियल बी का 4 and ₹5 का वेरिएशन दिखाया। तो देखो ध्यान में रखो, ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। तो प्राइस वेरिएंस के जो 1250 हुआ ड्यू टू प्राइस वेरिएंस हुआ एडवर्स, और ₹100 का एडवर्स हुआ ड्यू टू क्वांटिटी वेरिएंस का, ठीक है बेटा। तो टोटल एडवर्स कितना आया, टोटल एडवर्स आया है ₹1250 एडवर्स प्लस ₹100 एडवर्स इक्वल्स टू 1350 एडवर्स। नीचे देखो लिखा है देयर इज़ नो फर्दर एनालिसिस इन केस ऑफ प्राइस एज इट इज़ मार्केट डिटरमिन्ड। मार्केट में डिटरमिन करता है प्राइस को, कोई फर्दर एनालिसिस इसका नहीं होगा। बट क्योंकि प्राइस जो एक्चुअल प्राइस ये मार्केट डिटरमिन, कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिटरमिन किया जाता है, लेकिन क्वांटिटी कितना खर्चा होगा क्या नहीं होगा ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर है बेटा। क्यों ज़्यादा खर्चा हो गया, रॉ मटेरियल बी का 100 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल बी क्यों ज़्यादा खर्चा हुआ, ये एनालिसिस कंपनी करेगा, क्योंकि ये तो कंपनी का लॉस है, ये तो एनालिसिस करेगा। लेकिन प्राइस का जो हेर फेर हुआ कम या ज़्यादा ये कंपनी के हाथ में नहीं है। हमको पता है कि एक्चुअल प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, तो देखो बट फर्दर एनालिसिस कैन बी डन इन केस ऑफ क्वांटिटी एज फॉलोज। कैसे देखो,
फर्दर एनालिसिस क्वांटिटी का ही कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा 100 किलोग्राम बी क्वांटिटी लगा क्यों, ये क्वांटिटी कंपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछेगा क्यों लगा। देखो ये दो टाइप है, ईल्ड है एंड मिक्स है, मतलब ईल्ड वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस। ईल्ड वेरिएंस का मतलब क्या है कि क्वालिटी कैसा है मटेरियल का, इन्फीरियर है या सुपीरियर है। सुपीरियर क्वालिटी होगा तो कम लगेगा, ज़रूरत होगा, और इन्फीरियर क्वालिटी होगा तो ज़्यादा लगेगा। तो ये देखना है। सो इन दिस प्रॉब्लम सम एडवर्स यील्ड इज हाउ मच 50 किलोग्राम। एडवर्स यील्ड इज हाउ मच 50 किलोग्राम। कैसे ना, हमने तो मटेरियल ए एंड बी को लेके पहले भी बता चुके कि मटेरियल ए एंड बी को लेके हम वेरिएंस निकाल रहे हैं, अलग अलग करके नहीं। तो देखो ये जो एनालिसिस पार्ट हमने ये किए ना, क्यू में चले जाओ बेटा, जो 1350 का एनालिसिस किए थे क्यू क्वांटिटी वेरिएंस में, ए का फेवरेबल कितना आया, देखो 50 किलोग्राम ए कम लगा, और बी मटेरियल का कितना लगा, 100 किलोग्राम ज़्यादा लगा। तो नेट इफेक्ट कितना है, 50 किलोग्राम ए या बी का मिला के 50 केजी हमारा मटेरियल ज़्यादा लगा। तो ये जो तो 50 किलोग्राम ज़्यादा मतलब एडवर्स नहीं लगना चाहिए था, एडवर्स हुआ। तो देखो आप ये चार्ट में चले जाओ बेटा, ये जो पहले जो एक चार्ट बनाया था, छोटा टेबल, चार्ट नहीं टेबल जो बनाया था, उस टेबल में देखो जो अपने लिखे थे 5th स्लाइड में, जस्ट पिछले स्लाइड में देखो, एक्चुअल क्वांटिटी टोटल कितना था 1250, स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल कितना था 1200। तो नेट इफेक्ट कितना ज़्यादा खर्चा हुआ, 50 किलोग्राम खर्चा हुआ है, ठीक है। तो क्यों हुआ, ये दो हो सकता है कि इन्फीरियर क्वालिटी और सुपीरियर क्वालिटी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इसके हिसाब से हो सकता है, और एक कारण हो सकता है वेस्टेज ज़्यादा हो गया मटेरियल का, इसके लिए भी ज़्यादा क्वांटिटी लगा, ठीक है। तो ये सब बात हम एनालिसिस करेंगे। तो देखो एनालिसिस कैसे किया गया ना, हमने टेबल में एकदम लास्ट कॉलम बनाया था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होना चाहिए था। तो एक्चुअली मटेरियल ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 800 किलोग्राम एंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना 833 किलोग्राम होना चाहिए था एक्चुअल के हिसाब से। एंड बी मटेरियल बी का एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 400 किलोग्राम लिखा, लेकिन मटेरियल के हिसाब स्टैंडर्ड एक्चुअल के हिसाब से ये स्टैंडर्ड होना चाहिए था 417 किलोग्राम। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी ए इज 833 किलोग्राम एंड बी मटेरियल बी इज 417 किलोग्राम। तो ये जो यील्ड आया ना बेटा, यील्ड क्या आएगा ना, यील्ड जो आया, टेबल देखो यील्ड का डिफरेंस मतलब क्या है ना, यील्ड वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड द रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ध्यान से सुनो, यील्ड इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो तो फिक्स है, हम बताए थे प्राइस के लिए स्टैंडर्ड हर वक्त फिक्स होगा क्योंकि एक्चुअल प्राइस वैरी करता है। तो ये जो यील्ड वेरिएंस टेबल की तरफ देखो, टेबल देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 मटेरियल ए माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 833, मतलब क्या हुआ -33 किलोग्राम इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना आ रहा है बेटा 1 रुपीज़ 198 एडवर्स, ठीक है, ये नीचे देख रहे हो। अच्छा फिर स्लाइड में आ जाओ, इसमें देखो बी मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड प्राइस कितना था ₹4। ये जो 17 आया ना बेटा, वो 17 क्या है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था बी मटेरियल का 400 और कितना लगा है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होना चाहिए था 417। तो 17 ज़्यादा होना चाहिए था, तो मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड प्राइस वी गेट 68 रुपीज़ एडवर्स। तो टोटल एडवर्स इज हाउ मच ₹266 एडवर्स। ओके, नाउ ये
ध्यान में रखो वेरी केयरफुली, यील्ड वेरिएंस कोई भी एडवर्स सिचुएशन, यील्ड वेरिएंस सिर्फ एडवर्स सिचुएशन में ही आता है बेटा, यील्ड वेरिएंस। ओके, ये हर वक्त एडवर्स ही होता है, इसीलिए तो एनालिसिस किया जाता है, नहीं तो एनालिसिस नहीं करते। ध्यान में रखें, एडवर्स व अनफेवरेबल सिचुएशन आएगा, वेरिएंस होगा, तब भी हम फर्दर एनालिसिस करेगा क्वांटिटी वेरिएंस का, करेंगे फर्दर एनालिसिस तब भी होगा क्वांटिटी वेरिएंस का जब कोई अनफेवरेबल और एडवर्स सिचुएशन आएगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे। फेवरेबल रहेगा मतलब क्वांटिटी कम लगा, कम यूज़ हुआ, तो हम क्यों करेंगे? ये तो एफिशिएंसी है परचेज डिपार्टमेंट का, सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी है कि खर्चा कम हुआ, स्टैंडर्ड बनाया था, क्वांटिटी बनाया था कुछ और उससे कम मटेरियल लगा, ये तो एफिशिएंसी है, दिस इज़ अ गेन टू द बिजनेस। तो ये हर टाइम ये एडवर्स ही होगा। ओके, नाउ मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या है? मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स हमने पढ़े हैं, ओ हाँ सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े हो बेटा। प्रोडक्ट मिक्स मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है वो किस हिसाब से रहता है, कितना रहता है, यही है मिक्स, कितना रॉ मटेरियल लगता है। तो इस प्रोडक्ट में, इस साम में दो टाइप का रॉ मटेरियल लगता है बेटा, रॉ मटेरियल ए एंड रॉ मटेरियल बी। तो देखो ये क्या है, एंड दिस प्रोडक्ट मिक्स इज द डिफरेंस बिटवीन, प्रोडक्ट मिक्स इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल क्वांटिटी एंड द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ध्यान में आया? प्रोडक्ट मिक्स इज द डिफरेंस बिटवीन, छोड़ो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हम पहले स्टैंडर्ड को रखते हैं, स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड को रखे, उसके बाद एक्चुअल के साथ हम करें तो कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स्ड है। ए, मटेरियल ए का मिक्स वेरिएंस कैसा है? स्टैंडर्ड पर यूनिट प्राइस इज हाउ मच? ₹6 और एक्चुअल क्वांटिटी इज हाउ मच? एक्चुअल क्वांटिटी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज हाउ मच? 833 किलोग्राम माइनस 750 किलोग्राम इक्वल्स टू 83। मतलब हम टेबल में देखो बेटा, टेबल में 833 किलोग्राम ज़्यादा सोचे थे, लेकिन लगा कितना ए मटेरियल? कम, 750, तो 83 किलोग्राम हमारा फेवरेबल सिचुएशन में है, मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड प्राइस दैट गिव्स अस ₹498 फेवरेबल। नाउ मटेरियल बी, मटेरियल बी क्या है ना, हम देखेंगे कि मिक्स वेरिएंस कैसा आया, एडवर्स ना फेवरेबल। तो मटेरियल बी में आया कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 417, लेकिन एक्चुअली कितना लगा? 500, मतलब ज़्यादा लगा। कितना ज़्यादा लगा? 93 किलोग्राम ज़्यादा खर्चा हो गया, and multiplied by the standard price 4, so it comes to ₹332 एडवर्स, ज़्यादा खर्चा हुआ। तो देखो मिक्स वेरिएंस का मटेरियल ए का 498 फेवरेबल एंड बी का कितना आया? 332 एडवर्स। सो नेट इफेक्ट क्या किया है? ₹166 फेवरेबल। ओके, स्लाइड में देखो वही लिखा है 166 फेवरेबल। और एक ध्यान में रखो, इस सिचुएशन में मिक्स वेरिएंस का नेट जो इफेक्ट है, नेट क्वांटिटी का देखो +83 -83, तो नेट जो क्वांटिटी का वेरिएशन वो 0 होगा। ठीक है, तो इतना तक। नाउ द फाइनल स्टेज ऑफ दिस क्लास, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है, इन कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट वेरिएंस we find out budgeted material cost and actual material cost। पहले budgeted material cost and actual material cost को हमको find out किया बेटा। then क्या करेंगे? by comparing actual and budgeted or standard material cost we get ₹1,350 adverse, which means standard or budgeted material cost is less than actual material cost। और उल्टा सोचो,
actual material cost is more than standard material cost by rupees 1350. Why this adverse variance happens? क्यों हुआ? एक कारण है ड्यू टू प्राइस, change in price variance. We consider actual quantity, okay, for price changes effects. Clear? दूसरा क्या हुआ? Due to quantity variance. We consider standard price as it remains same throughout the year, but actual price may vary. इसीलिए standard price को consider किया. Therefore adverse due to yield and mix variance जो हमने किया है. ओके, कोई भी क्वेश्चन होगा प्लीज़ आस्क मी एट फ़ोन, गिव मी अ मिस्ड कॉल, आई विल कॉल यू बैक. और आप एक काम कर सकते हो, व्हाट्सएप में बोलो, हम फिर से समझा देंगे, ठीक है. लेकिन हमने जो कही बेटा ध्यान से सुनो, सुन के लिखो. जो हमने थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दिए हैं वो लिखो. टेबल फॉर्म कैसे बनाया वो वाला एग्जाम्पल लिखो, ठीक है. थैंक यू, बाय.